तो 77 से तो मैं कांग्रेस का ही साथ देता आया हूँ। जहां उनके एमएलए हैं उनके सफ में खड़े होना, उनके स्टेज पे जाना, खासदारों के स्टेज पे जाना, एमएलए की जितना सैकड़ों हजारों एमएलए तो मैंने जिता दी अपनी स्पीच और तकरीरों से, थ्रू आउट महाराष्ट्र नहीं बल्कि थ्रू आउट इंडिया जी। तो फिर अब मैं कांग्रेस से टिकट का ज्यादा हकदार होता हूँ, ना कि ऐसा आदमी जो कांग्रेस को गालियां दे। खासदारकी के जो इलेक्शन गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का, उसमें आपके खासदार के खिलाफ मैंने अपनी बाइट्स दी थी कि मैं ऐसा खासदार पसंद नहीं करता हूँ, तफरीक बिला इम्तियाज बिला फर्क। तो फिर ऐसे लोगों को हमारे सर पे मुसलमान बोल के फिर से थोप लिया जाए तो कैसा रहेगा। नहीं, मैं मालेगांव की मुफ्ती इस्माइल, मालेगांव के मुफ्ती के खिलाफ मैं इसलिए खड़ा हो रहा हूँ कि वो भी एमआईएम से है। पास आए थे, मेरे पास आए थे खुद, मैं बार से पूछ लीजिए, आप वो खुद लाया था मेरे लिए कि आप टिकट ले लीजिए, एमआईएम के टिकट ले लीजिए। औरंगाबाद से, मध्य से, एमएलए का 2014 में, जो बाद में इम्तियाज को दिया गया टिकट। मैंने इनकार कर दिया कि नहीं, मैं ऐसी पार्टी से नहीं लड़ूंगा जो बाबरी मस्जिद के गिरने के वक्त भी तुम्हारे वालिद, मैंने कहा 86 मेंबरान पार्लियामेंट। जो रहा सवाल नीतीश राणे का, तो वो तो ऐसा मालूम होता है कोई बंगाली है या नेपाली है होता है। तो चूहा अगर आना चाहता है मस्जिद में घुस के मारने के लिए, तो वो मस्जिद के मुख्तदी और इमाम उसको तो देख लेंगे, वो तो आगे की बात है। मुझसे अकेले से ही मेरी गली में आके हाथापाई कर ले तो मैं उसको कई हजारों दफे पछाड़ दूंगा। ये अनकही इमरजेंसी भारत में लग गई है, कोई जमहूरी और लोकशाही हुकूमत नहीं है। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स, मैं हूं अल्ताफ हुसैन। हमने देखा है कि विधानसभा की तैयारियां शुरू है, उसी के चलते हमने देखा है कि कहीं ना कहीं हर पार्टी अपना उम्मीदवार मैदान में उतार रही है और कहीं ना कहीं लोग जो है, जो अपक्ष लड़ने वाले हैं या जो टिकट मांग रहे हैं, वो लोग भी मैदान में उतर चुके हैं। उसी के चलते मेरे साथ आज एक ऐसी शख्सियत जुड़ी है जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। कांग्रेस पार्टी से औरंगाबाद पूर्व विधानसभा से टिकट मांग रहे हैं, उसके अलावा मालेगांव सेंट्रल से, ये दोनों जगह से इन्होंने फॉर्म भरा है और हम चाह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इनको टिकट दे। मेरे साथ मौजूद हजरत मौलाना मुफ्ती इमामुद्दीन साहब मेरे साथ जुड़े हैं। मैं इनसे बात करूंगा, सारा इनसे बैठ के तफसीली हम लोग बात करेंगे, इनसे सवालों के बीच रहेंगे हमारे साथ, हम इनसे जुड़े हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मौलाना साहब वेलकम है औरंगाबाद अपडेट चैनल के। सवाल सीधा सिर्फ ये है आपसे, सबसे पहले तो आप ये बताइए, अभी मैंने जैसे सुना हमारे दोस्त लोगों से कि आप किसी उलमा के अध्यक्ष भी है, पहले आपका तारुफ दे दीजिए मुझे। मेरा तारुफ ये है कि मैं 1983 से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का फाउंडर मेंबरों में मेरा शुमार था जी। मौलाना मिन्नतुल्लाह ने मेरा नाम आगे रखा था, मौलाना मुजाहिदुल इस्लाम साहब, मौलाना मिन्नतुल्लाह, मौलाना अली मियाँ साहब और मुफ्ती अतीकुर्रहमान उस्मानी, इन्होंने मेरा नाम पहली सफ में रखा था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के मेंबरान में जी। लेकिन मैं अभी 2006 के बाद से उससे अलहदा हो गया हूँ। कुछ बातें ऐसी थी जो मुझे पसंद नहीं आई थी, तो मैं मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से अब अलहदा हो गया हूँ जी। लेकिन मैं महाराष्ट्र की दारुल क़ज़ा, मजलिस दारुल क़ज़ा और शरई खिदमात का अमीर शरीयत हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके नायब अमीर शरीयत नवाब पटेल साहब हैं जी। अच्छा मौलवी साहब, जैसे कि आप कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं जी, पहले जैसे अब ये बात तो नहीं आपसे सवाल करूंगा कि मैं उलमा इकराम इधर कैसे आप रुख कर रहे हैं, क्योंकि मुफ्ती इस्माइल को अगर हम देखें या मगर और भी लोगों को अगर हम देखें तो सियासत में उतर रहे हैं और उलमा इकराम ने उतरना भी चाहिए जी। लेकिन कांग्रेस पार्टी से आप टिकट मांग रहे हैं और दीगर पार्टी आपको नहीं नजर आई कि भाई उस पार्टी से हम टिकट मांगे? कांग्रेस असल में हमारे बुजुर्गों की पार्टी है जी। मौलाना आजाद जिसके फर्स्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ मुजाहिदीन में शामिल है जी। और वो पहले वजीर तालीम रहे भारत के जी। और वो पहले 3 मरतबे प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस थे, उसके बाद 4थी मरतबा उन्होंने गांधी जी को बुला करके कांग्रेस का सदर बनाया। तो वो बुजुर्गों की पार्टी है, उलमा की पार्टी है कांग्रेस, जिन्होंने हिंदुओं को अपने साथ शामिल किया अंग्रेजों से आजाद भारत करने के लिए जी। तो असल पार्टी बुजुर्गों की हमारी कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी असल है जो सबको लेके चलने का मिजाज उसके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है उसूलों और ज़ाब्तों में। और मौलाना आजाद की वजह से हम उलमा है तो उसी पार्टी में रहना चाहिए, हमारा ऐसा मानना और सोचना है। अब जैसे कि कांग्रेस से आप टिकट मांग रहे हैं पूर्व से, क्योंकि अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई आप अगर कांग्रेस के साथ लगे नहीं रहे, किसी पार्टी में आप नहीं रहे, तो फिर टिकट किस तरीके
कैसे मांग रहे हैं आप टिकट उनसे? आज तक हमने जितनी जिंदगी गुजारी हमारी 62 साल में से 52 साल तकरीबन, जी। 10-11 साल के बाद होश आ गया, तो उसके बाद से आज तक, और खास तौर पे 1977 से तो मैं कांग्रेस का ही साथ देता आया हूँ। जहां उनके एमएलए हैं उनके सफ में खड़े होना, उनके स्टेज पे जाना, खासदारों के स्टेज पे जाना, एमएलए के जितना सैकड़ों हजारों एमएलए तो मैंने जिता दी अपनी स्पीच और तकरीरों से, थ्रू आउट महाराष्ट्र नहीं बल्कि थ्रू आउट इंडिया जी। तो फिर अब मैं कांग्रेस से टिकट का ज्यादा हकदार होता हूँ, ना कि ऐसा आदमी जो कांग्रेस को गालियां दे, कांग्रेस हाई कमान को पप्पू कहे, बीजेपी की आवाज में आवाज मिला के, या उसका बेटा ऋषि दर्डा इनकेपेबल कहे राहुल गांधी को। राजेंद्र दर्डा की बात कर रहा हूँ। उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जिसमें वो 15 साल जीत के आता रहा और 2 मरतबे मंत्री पद भी भूषण किया उसने, तो उसका वोट तो 7600 वोट है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, और 2 लाख मुसलमानों के सर पे हुकूमत करता रहा हो, उसको क्या हक है? और वो उसके बड़े भाई ने जब वो मोदी जीत के आया 2014 में, तो विजय दर्डा ने कहा कि भारत का शेर और हिंदुस्तान का शेर मोदी है। तो फिर ऐसे लोगों को टिकट दोबारा देना या उनको फिर सब में हमारे सर पे लाके बिठाना ये मुनासिब नहीं हो सकता है। इसलिए मैं इसकी नुमाइंदगी चाहता हूं कि कांग्रेस मुझे टिकट। मुफ्ती साहब, जैसे आप मालेगांव से भी टिकट मांग रहे हैं, मालेगांव से टिकट मांग रहे हैं, जहां से मुफ्ती इस्माइल साहब एमआईएम से एमएलए बने हैं, वहां से आप मांग रहे हैं। जबकि अगर वक्फ बोर्ड की अगर मैं आपसे बात करूं, या उसके अलावा जो बिल आ रहे हैं जो मुस्लिम समाज के खिलाफ, जो देखा ये जा रहा है कि भाई ये कहा जा रहा है कि जहां से मुस्लिम कैंडिडेट है वहां से नहीं आपको लड़ना है, वहां से आप उनको जिताने की कोशिश करिए, तो वहीं से आप कैसे टिकट मांग रहे हैं जहां पर मुफ्ती इस्माइल आपके अपोज में होंगे वहां पर? जी, पिछली दफा मैंने ये जो अब खासदारकी के जो इलेक्शन गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, उसमें आपके खासदार के खिलाफ मैंने अपनी बाइट दी थी कि मैं ऐसा खासदार पसंद नहीं करता हूं, हालांकि मुस्लिम ही है ना वो तो, मगर इसने जालना रोड के तमाम औकाफ बेच के खा गया, बानेर के औकाफ बेच के खा गया, बम्बई के औकाफ बेच के खा गया, और राम मंदिर के मामले में मुसलमानों की पिटाई करवाई, और ऐसा मालूम हो रहा था जैसे राम मंदिर का असल पुजारी वही है, उसमें बैठा हुआ नौजवानों को कहा ये बटन प्लेयर है, इनको जेल में डालो, उनको जेल में डाला गया। मैंने और नवाब पटेल ने 123 मुसलमानों को उसमें से 23 मुसलमानों को की सॉल्वेंसी बना के, जो अफसर खान के सॉल्वेंसी बना के, मैंने और नवाब पटेल ने 23 मुसलमानों को अकेले अफसर खान की सॉल्वेंसी भी छुड़ाए, और 6 और हिंदू वकील और 1 मुस्लिम और 1 वकील लगा के 123 मुसलमानों को हमने छुड़ाया उनको। तो उनको तो जेल में तुम्हारे खासदार ने डलवाया, मुसलमान ने बिटन पिलियर कहा उनको, और उनको उसने दूसरे उनके गफार कादरी ने उनको किरारपुरी की औरतों को बिला तफरीक, बिला इम्तियाज, बिला फर्क। तो फिर ऐसे लोगों को हमारे सर पे मुसलमान बोल के फिर से थोप लिया जाए तो कैसा रहेगा? नहीं, मैं मालेगांव के मुफ्ती इस्माइल, मालेगांव के मुफ्ती के खिलाफ मैं इसलिए खड़ा हो रहा हूं कि वो भी एमआईएम से है, और उनका मैं इसलिए खड़ा होना चाहता हूं कि मैं मालेगांव से महद मिल्लत से फारिग हूं, और वहां के जो सबसे बड़े आलिम थे मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिनके नाम से वहां एक बहुत बड़ा स्पिनिंग मिल है गवर्नमेंट का, मौलाना अब्दुल हमीद स्पिनिंग मिल, तो मैं उनका आखिरी शागिर्द हूँ और वहीं का पढ़ा हुआ हूँ। और मैं वहाँ मेरे एक छोटा कारखाना है वहाँ, तो उसके हिसाब से मेरे ज्यादा रवा भी थी वहाँ के मुसलमानों से, और बुनकर बिरादरी से मुझे बहुत हमदर्दी है। तो इसलिए मैं चाहता कि एक नाकार आदमी जो सफ में खड़ा हुआ है, एक ऐसी पार्टी से जो 2014 से पहले 14-24 का सेकुलर फोर्सेस के मेंबरान को गिरा दिया उन्होंने, जिसकी वजह से अब 15 साल से मुसलमानों के और सेकुलर फोर्सेस के हाथ में से हुकूमत चली गई। मुफ्ती साहब, फिर आप क्यों नहीं जैसे एमआईएम से क्यों टिकट नहीं मांग लेते आप? 2014 में जाफर हुसैन जो एमएलए है वो, और सैयद मोइन और मौलवी महफूजुर रहमान एमआरएफ जिसको बोलते हैं, मेरे घर पे वो लेके आए थे 9 कारपोरेटर्स के साथ, नांदेड़ के कारपोरेटर 9 थे और मोइन था उनके साथ। आपके पास आए थे? मेरे पास आए थे, खुद एमआरएफ से पूछ लीजिए आप, वो खुद लाया था मेरे लिए कि आप टिकट ले लीजिए, एमआईएम का टिकट ले लीजिए। कहां से? औरंगाबाद से, मध्य से, एमएलए का 2014 में, जो बाद में इम्तियाज को दिया गया टिकट। मैंने इनकार कर दिया कि नहीं, मैं ऐसी पार्टी से नहीं लड़ूंगा जो बाबरी मस्जिद के गिरने के वक्त भी तुम्हारे वालिद, मैंने कहा 86 मेंबरान पार्लियामेंट से तुम्हारे वालिद बहुत अहम थे सलाउद्दीन साहब, और वो और दूसरे 86 मेंबरों ने बाबरी मस्जिद के गिरने के बाद पूरा पार्लियामेंट खत्म होने तक, पूरा मियाद पूरी होने तक उन्होंने रिजाइन नहीं किया बाबरी मस्जिद के गम में। 2 हिंदुओं ने रिजाइन किया, बाबरी मस्जिद इधर गिरी उधर रिजाइन कर दिया।
आर के धवन ने और सुनील दत्त ने। मैं उनको इन 86 मुसलमानों से बहादुर मानता हूँ कि एक अच्छे तो जो मस्जिद 600 साल से थी उसको गिरने के बाद उनको अफसोस हुआ और उन्होंने रिजाइन कर दिया पार्लियामेंट की मेंबरी से। तो इन 86 मुसलमान मेंबर पार्लियामेंट से तो अच्छे हैं। तो इसके लिए आप इमाम पार्टी को चॉइस, इसलिए इमाम पार्टी को मैं चॉइस कांग्रेस पार्टी का अगर मैं देखूं, आप जैसे कि 2014 से पहले तो कांग्रेस पार्टी ही थी, लेकिन उस वक्त भी मुसलमानों पर हालात आते रहे। जैसे बाबरी मस्जिद किसके, अगर हम ये सवाल अगर उठे मुफ्ती साहब कि बाबरी मस्जिद शहीद कब हुई तो किसकी सरकार थी? बाबरी मस्जिद शहादत में असल में RS यूनानी फार्मेसी, गुर्दे पित्ते में पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। बहादुरपुरा एक्स रोड, रब्त करें 9390610436 पर। चड्डी वाला एक प्राइम मिनिस्टर बन गया था नरसिम्हा राव, वो पक्के चड्डी वाला था। और उसकी मैयत के बाद मैंने 2005 में बंबई में एक स्टेज पर कहा भी था कि जिस दिन नरसिम्हा राव मरेगा इसको अग्नि नहीं लेगी, इसको कुत्ते खाएंगे। और कन्नड़ में भी, आपके औरंगाबाद जिले में कन्नड़ तालुक में एक स्टेज पे जिसमें मुफ्ती मोइज भी था, मैं ये तकरीर कर रहा था तो मुफ्ती मोइज पीछे के स्टेज से निकल के चले गए। मैंने कहा अरे तुम क्यों जा रहे हो, तकरीर तो मैं कर रहा हूँ, अरेस्ट करेंगे तो मुझे करेंगे, ये चले गए। तो मैंने तकरीर किया था कि जिस दिन नरसिम्हा राव मरेगा तो वो बहुत बड़ा बाबरी मस्जिद की शहादत का असल मुजरिम वो है। और वो चड्डी वाला था, चड्डी वाला ऊपर का चोला कांग्रेस का डाल के कांग्रेस में आ गया था जी, इसलिए कांग्रेस को नुकसान हो गया उसकी वजह से। अच्छा मुफ्ती साहब, अभी देखेंगे जैसे कि जिस तरीके का महाराष्ट्र के अंदर अभी हम देख रहे हैं, जिस तरीके के बयान आ रहे हैं, नीतीश राणे को बयान को लेकर बड़ा मामला छिड़ा हुआ है महाराष्ट्र के अंदर जी। और रामगिरी महाराज के बयान को लेकर भी बड़ा कहीं ना कहीं तफरा तफरी का माहौल नजर आ रहा है, FIR हो रहा है। आप भी एक उसमें, मैंने रामगिरी के मुतालिक मैंने यहाँ नवाब पटेल के और मेरे दोनों के उससे हमारे इमारत दारुल क़ज़ा, मजलिस दारुल क़ज़ा और शरई खिदमत महाराष्ट्र के तरफ से हमने FIR दर्ज करवाई है। उसी दिन, उसी दूसरे दिन, जिस दिन बयान दिया उसके दूसरे दिन या जिनसी पुलिस स्टेशन में हमने FIR दर्ज करवाई है। और जो रहा सवाल नीतीश राणे का, तो वो तो ऐसा मालूम होता है कोई बंगाली है या नेपाली है चपका, और बिल का चूहा मालूम होता है। तो चूहा अगर आना चाहता है मस्जिद में घुस के मारने के लिए तो वो मस्जिद के मुख्तदी और इमाम उसको तो देख लेंगे, वो तो आगे की बात है। मुझसे अकेले से मेरी गली में आके हाथापाई कर ले तो मैं उसको कई हजारों दफे पछाड़ दूंगा और ये डंडे से कई दफे उसकी पसलियां तोड़ दूंगा। वो कोई नीतीश राणे कोई बहादुर आदमी थोड़ी है, बहादुर आदमी कोई बहादुर नहीं है, चूहा है वो, बिल का चूहा है। वक्फ बोर्ड को लेकर बड़ा हंगामा मचा हुआ है। वक्फ बोर्ड को लेकर उलमा इकराम भी बार बार कह रहे हैं कि मैं मुसलमानों से कह रही कि आप जो है स्कैन करिए, QR कोड दिया जा रहा है कि बार बार आप लोग जो है उसके ऊपर अपनी नाराजगी जताइए। वक्फ बोर्ड के मामले को लेकर वक्फ बोर्ड पे मैंने एक मेरा बयान डाला है, इस पर फेसबुक पे बयान डाला है जो पूरी दुनिया में वायरल हो गया 4-5 दिन पहले कि इस पे अपने वो कर दीजिए उसकी एहतजाजी, JPC के सामने अपना एहतजाज दर्ज करवाइए जी। तो असल बात यह है कि औकाफ जो है वो डायरेक्ट अल्लाह की प्रॉपर्टी है जी, अल्लाह तबारक तआला की मिल्कियत है वो। जैसे हिंदुओं में एक गाय का बच्चा छोड़ते हैं और वो सांड होता है, किसी मूर्ति पे छोड़ देते तो खेत वाले उसको मारते नहीं, कोई खाता नहीं, उसको काटते नहीं, बेचते नहीं। वो जैसे उसको एक अल्लाह की, वो तो बुतों के ऊपर छोड़ते हैं तो उसको उनके भगवान की वो मिल्कियत समझते हैं। तो ऐसा हमारा औकाफ का मामला मुसलमानों के लिए बहुत अहम है। कोई इमाम, कोई आलिम, कोई मुफ्ती, कोई वजीर, कबीर, मिनिस्टर उसको बेच नहीं सकता, हला नहीं सकता, उसके मकसद को तब्दील नहीं कर सकता। औकाफ अल्लाह की प्रॉपर्टी है, इसलिए हमने उस पर वो डालने के लिए कहा है एहतजाज के सामने। और आप 2 लाख से ऊपर शायद पहुंच रहे होंगे आज शाम तक एहतजाज, और हम फाते हो जाएंगे 2 करोड़ के ऊपर, 2 करोड़ के ऊपर पहुंच जाएंगे। मुफ्ती साहब, जैसे कि अगर अभी मैं ये बात करूं कि जिस तरीके का सुप्रीम कोर्ट बाबरी मस्जिद का ऑर्डर आप देख लीजिए जी, उसके अलावा जो भी मसले आ रहे हैं, ट्रिपल तलाक हो, बाबरी मस्जिद हो, या उसके अलावा वक्फ बोर्ड का इशू आ रहा है, CA NRC का मसला है, आपको क्या लगता है 2014 के बाद में कहीं ना कहीं BJP सरकार आने के बाद में क्या मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? असल में जैसे ही बीजेपी की 2014 में गवर्नमेंट बनी तो लाल कृष्ण आडवाणी ने खुद कहा था, उसके अल्फाज दोहरा रहा हूं मैं, कि ये गैर इजहार शुदा इमरजेंसी लग गई है। क्या कहेंगे उसको कि बगैर ऐलान शुदा जी वो ऐसी इमरजेंसी लग गई है, ये कोई जमहूरी हुकूमत बाकी नहीं रही। लाल कृष्ण आडवाणी ने खुद कहा था 2014 में मोदी के फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठने के कुछ दिन के बाद कि ये अनकही इमरजेंसी भारत में लग गई है, कोई जमहूरी और लोकशाही हुकूमत नहीं है जी। तो मैं यही समझ रहा हूं कि ये लोकशाही नहीं है। अब कल वो
चंद्रचूड़ के सामने चले गए और आरती कर रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर के प्रोटोकॉल के खिलाफ होता है, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, ज़ाब्ते हिंद के खिलाफ है, दस्तूर हिंद के खिलाफ है कि प्राइम मिनिस्टर किसी जज के घर या उसके किसी फंक्शन में प्राइवेट जाए। जी जी। तो वो अच्छा काम नहीं किया उन्होंने, वो गरिमा को, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी और गरिमा और को की बेइज्जती कर दी है उन्होंने जी। तो ये ठीक नहीं है। अच्छा मौलवी साहब, जैसे कि अगर मैं ये कहूं कि भाई जैसे कि आप पूर्व से लड़ना चाह रहे हैं जी, अगर आपको कांग्रेस टिकट नहीं देती है या किसी और को देती है तो आप क्या अपक्ष लड़ेंगे? तैयारी है आप? मेरी तैयारी फिर ये है कि जैसे कोई अच्छी सेकुलर जहन की पार्टी से टिकट लेके फिर कोशिश जरूर मैं करूंगा कि लड़ूं। आप लड़े? ताकि यहाँ पूर्व से नहीं तो फिर मालेगांव सेंट्रल से, ताकि अच्छे आदमियों की सफ में मैं आके कुछ कौम और मिल्लत की, हमारी कौम के लिए हुकूक दिलाने के लिए कुछ अपनी अवेलेबिलिटी बताऊं असेंबली में, महाराष्ट्र में खास तौर पे। पिछली दफा 40 जिलों के 48 मेंबरान पार्लियामेंट में से एक भी मुस्लिम किसी भी पार्टी ने, ना सेकुलर फोर्सेस ने दिया, मविया ने, महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी भी नहीं टिकट दिया मुसलमानों को, वो तो खैर कम्युनल फोर्सेस है, उन्होंने भी नहीं दिया। तो इससे मुसलमान बहुत नाराज थे, हताहत हुए, लेकिन अपनी नाराजगी उन्होंने नहीं जताई, क्योंकि मेंबर पार्लियामेंट का इलेक्शन बहुत अहम था। हम चाहते थे कि मोदी कुर्सी से उतर जाए। वो तो मायावती की बदमाशी और दोगलापन है कि उत्तर प्रदेश में उसके नालायकी की वजह से और भतीजों को टाइम पर उन्हें बाजू करके दूसरों को बिठा दिया और फिर 30 सीट का फायदा बीजेपी को हो गया, ना तो उतर गए थे वो। फिर भी हमारे मुसलमानों की जहती के साथ वोटिंग से अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कॉन्फिडेंसली हमारी खवातीन ने, नौजवानों ने निकल के वोटिंग किया पूरे भारत में। तो हमारे वोट ने ताकत बता दी कि जो बहुत ज्यादा डिक्टेटर बना हुआ था वो 2 बैसाखियों पे आ गया, इतना मजबूर और लंगड़ा लुल्ला बना दिया हमने हमारे वोट में। एक मेरा आखिरी सवाल आपसे जी, कि कितनी सीटें मुस्लिम को देना चाहिए कांग्रेस? महाराष्ट्र में 288 में से मैं समझता हूँ अगर वो नहीं ज्यादा दे सकते तो कम से कम 36 जिले हैं तो 36 ही सीट कम से कम दे दे। 36 जिले हैं तो 36 ही, एक जिले पे एक ही मुस्लिम सीट अगर दे दिया तो बहुत कुछ फायदा होगा मुसलमानों के और मुस्लिम समाज जुड़ा रहेगा महाविकास आघाड़ी। सीटें देना चाहिए, उतने तो कम से कम देना चाहिए। और उसमें उलमा को कितना? और उलमा में उसमें से 10 कम से कम उलमा को देना चाहिए, क्योंकि दानिश्वर तबका जो है वो उलमा के साथ है, तो उलमा के रहेंगे पहली सफ में। जैसे हमारे मौलाना असाद साहब मदनी मेंबर पार्लियामेंट रहे, महमूद मदनी मेंबर पार्लियामेंट रहे, असरारुल हक मेंबर पार्लियामेंट रहे, मौलाना सैयद अहमद हाशमी मेंबर पार्लियामेंट थे, तो मौलाना आरिफ साहब संभली मेंबर पार्लियामेंट थे। ऐसे जो पुराने उलमा है उनकी भी तारीख है कि हमारी शुरू आजादी से लेकर आज तक उलमा पार्लियामेंट के भी मेंबर है और असेंबलीज के भी मेंबर होते चले आए हैं। तो आप चाहते हैं कि जैसे मेरे समधी ज़ियाउद्दीन बुखारी मुंबई में मेंबर पार्लियामेंट से शरद पवार के मंत्रिमंडल में, हालांकि मुस्लिम लीग से थे वो, लेकिन शरद पवार ने अपने साथ जोड़ के अलायंस करके उनको औकाफ का मिनिस्टर बनाया था। मेरे समधी है वो मौलाना ज़ियाउद्दीन बुखारी मरहूम, जिन्होंने मिल्लत नगर मुंबई में बनाया। तो उलमा पहले से मौजूद है सियासत में। आपको लगता है कि उलमा ने सियासत में आना चाहिए? उलमा ने सियासत में आना चाहिए ताकि कौम का, मिल्लत का, औकाफ के मसाइल का, मसाजिद का, मदारिस का, कब्रिस्तानों का, ये सब हमारी प्रॉपर्टी का, औकाफ का फायदा हो सके। दूसरे जाहिल लोग एमएम शेख के जैसे लोग मस्जिद बेच देते, औकाफ का मंदिर और एक घर बेच दिया उन्होंने मारवाड़ी को जालना में, तो उनके ऊपर केस चल रहा है, हमारे दोस्तों ने केस डाला उनके ऊपर। ऐसे मुसलमानों को भी नहीं देना। उलमा रहेंगे तो कम से कम औकाफ की हिफाजत करेंगे, बेच खोज तो नहीं करेंगे। तो आप चाहते हैं कि चाहते हैं उलमा रहे। और ये भी चाहता हूं मैं कि औकाफ में जो खुर्द बुर्द हुई है इम्तियाज के जैसे लोगों से और दूसरे लोगों से मिला के, तो उसकी सीबीआई की जांच भी होना चाहिए गवर्नमेंट अगर हमारी बनती है तो इंशाअल्लाह। कि आप सीबीआई की गवर्नमेंट? चलिए ठीक है। ये थे मुफ्ती इमामुद्दीन साहब। जैसे इनका कहना है कि पूर्व से जो है इलेक्शन इस बार औरंगाबाद से लड़ने के लिए तैयार है, कांग्रेस पार्टी से ये टिकट मांग रहे हैं और यहां से और उसके अलावा मालेगांव सेंट्रल से, दोनों जगह से इन्होंने जो है टिकट मांगा है कांग्रेस से। अब देखना ये कांग्रेस इनकी तरफ कितना रुझान अपना करती है। उसके अलावा जैसे इमाम साहब का ये मानना है, इमामुद्दीन साहब का, कि उलमा इकरामों ने जो है सियासत में आना चाहिए, सियासत में रहेंगे तो कम से कम वक्फ की जमीनें बचा पाएंगे। उसके अलावा जैसे इनका ये मानना है कि आने वाले वक्तों में लोग जो है, जिस तरीके से मुस्लिम समाज ने वोट किया है इंडिया अलायंस को भी चाहिए कि वो
कम से कम 3600 सीटें कम से कम कि मुस्लिम समाज को दे। अब देखना यह है कि क्या होगा, कांग्रेस पार्टी या इंडिया अलायंस कितना मुस्लिम समाज की तरफ अपना रुझान करेगी। अब जैसे कि वक्फ बोर्ड का मामला हो या वक्फ बोर्ड की जमीनें हो, उसी के चलते जैसे राम मंदिर का जो मामला है, मुफ्ती साहब ने जो आरोप लगाए हैं AIMIM के अध्यक्ष जो है महाराष्ट्र अध्यक्ष इम्तियाज जलील जी पे, डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी पे, अब इनके ये आरोप कितने हैं, क्या है, उसको देखने के लिए हमारे साथ जुड़ते रहिए। कैमरामैन जियाउल हक के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स। गुर्दे और पित्ते की पथरी के मरीजों के लिए खुशखबरी। R&S फार्मा पेश करते हैं बेहतरीन इलाज डॉक्टर सादिया और डॉक्टर नसरीन की निगरानी में। पत्थर दोबारा जल्दी ना होने का मुकम्मल इलाज, नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट, खानदानी सिलसिला है जारी। पत्थर घुलकर साफ और दवा पर कोई परहेजी की पाबंदी भी नहीं, होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त करें R&S फार्मा, अपोजिट केनारा बैंक, बहादुरपुरा, हैदराबाद, 9390610436 या 9703939436 पर कांटेक्ट करें। इरकान की दवा भी फ्री दी जा रही है।